हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे अपनी क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था हमारी पॉल साइंस का। ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे थे ऑल्टरनेटिव पावर्स की कि कैसे कोल्ड वॉर के बाद, ठीक है, सोवियत यूनियन ख़त्म होता है और उसके बाद जो हमारा यूएसएसआर ख़त्म होने के बाद जो यूएसए है वो आता है, प्रमोट होता है, बढ़ता है। और अब उसके ऑल्टरनेटिव में कौन कौन सी पावर हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो शक्ति में आ सकती हैं। ठीक है, तो हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली थी ऑलरेडी, आसियान पढ़ ली थी और एक हमने यूरोपियन यूनियन पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज है आपका चाइनीज़। और चाइना ऑब्वियसली आपको न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आजकल की इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हम वही अब देखने वाले हैं एक तरह से खास करके कि क्या सीन है ऐसा, चाइना ने कैसे अपने आप को ग्रोथ किया, कैसे ये सब चलता है। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो तीसरा जो मेजर सेंटर है वो है चाइना। ठीक है, इन्होंने क्या किया है स्टार्टिंग में, जो चाइना की इकोनॉमिक सक्सेस है वो लगभग 1978 के अराउंड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है। ठीक है, और ग्रेट पावर बनने को तैयार हो जाता है हमारा चाइना। उसकी जो इकोनॉमी है वो एकदम से जब स्टार्ट होती है तो कुछ रिफॉर्म्स के साथ स्टार्ट होती है, यानी कुछ बदलाव किए जाते हैं उनमें। कैसे बदलाव होते हैं, वो क्या चीज़ होती है, वो हम देखने वाले हैं। और इतनी ज़्यादा पावर हो चुकी है चाइना की इकोनॉमी की कि इनका प्लान है कि 2040 तक ये यूएसए को भी पछाड़कर फर्स्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, और ये बन भी सकते हैं, इतनी रेट की इनकी ग्रोथ चल रही है आजकल। ठीक है, अगर आप इसके अलावा देखें तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर लिया है कि अगर आप एशिया के ग्रोथ की बात करें ना, कि एशियन ग्रोथ हुआ है, ईस्ट एशिया का जो ग्रोथ हुआ है, कहीं ना कहीं चाइना का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब किसी एक जगह इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ पे लोग आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ से और चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से चाइना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया है। अब देखो, अब हमारी बात हो रही है कि चाइना की स्ट्रेंथ क्या है, चाइना की इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, आखिर कैसे इकोनॉमी इतना स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ रही है। एक तो उनकी पॉपुलेशन, देखो हमारे देश में भी पॉपुलेशन है बट हमारी इकोनॉमी क्यों इतनी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि सेंस ऑफ एजुकेशन, हमारी जो एजुकेशन क्वालिटी है, लिटरेसी रेट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो एक तरह से ह्यूमन के रिसोर्स का डेवलपमेंट जो हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो वहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए पॉपुलेशन भी उनका ज़्यादा काम करती है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इतनी फ़ायदेमंद सिर्फ तभी होती है जब उसे अच्छे से डेवलप भी किया जाए। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था क्लास 8th के लास्ट चैप्टर में, आप देखते हो एक पॉपुलेशन वाला चैप्टर आप स्पेशली पढ़ते हो, उसमें होता है पूरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला सीन। ठीक है, इसके अलावा लैंड मास, उनके पास लैंड एरिया बहुत बड़ा है। आप देखोगे मैप में चाइना का, तो चाइना का मैप आप देखोगे बहुत बड़ा है, आपने देखा भी होगा। इंडिया के जस्ट बॉर्डर में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो आपको ना पता हो कहाँ है। रिसोर्सेज के पास काफ़ी सारे हैं क्योंकि अलग अलग एरियाज़ में वो फैला हुआ है, जितना चौड़ा है उतनी ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। और रिसोर्सेज हैं इसके पास, रीजनल लोकेशन है, यानी कि आसपास इसी के रीजन में, इसी के एरिया में चीज़ें मिल जाती हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, यानी कि हर जगह खुद का कंट्रोल है, खुद की सत्ता है, इतना फ्री नहीं छोड़ा इसने लोगों को ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पॉलिटिकली बता सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, और इनकी जो पावर है ये सब जुड़ जाती है और इस तरह से ये पावरफुल हो जाते हैं जब ये सारी चीज़ें, इनके ये सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं। देखो, अब देखो कहाँ कैसे चीज़ें स्टार्ट होती हैं। पहले 1948 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टार्ट होती है, किस तरह से, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है जो सबको एक साथ लेके चलती है, जिसका मानना होता है कि स्टेट के हाथ में चीज़ें कंट्रोल रहेंगी, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा पावर में, सब समान होंगे। स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं कि कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई पावर में या फिर बिना पावर के नहीं होगा, सब एक दूसरे को कॉमरेड कहेंगे। साथी का फंडा इनके यहाँ यूज़ होता है कि मतलब एक तरह से सबको एक साथ लेके चलने वाली बात स्टार्ट होती है। तो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होता है यहाँ पे माओ की लीडरशिप में, माओ इनके लीडर हैं। ठीक है, जिससे आप कहते हो कि माओवादी लोग आए हैं, माओवादी यानी कि जो एक तरह से कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सोवियत मॉडल पे अपनी इकोनॉमी को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ही अपने अंदर चेंजेस लाते हैं और अपने आप को कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड से जोड़ते हैं। ठीक है, कम्युनिज्म कहीं ना कहीं हमें रोकता भी है। जैसे सोवियत संघ का क्यों विघटन हुआ है, जैसे आप यूएसएसआर का चैप्टर 2 में देखोगे कि यूएसएसआर का विघटन होता है, तो यूएसएसआर के विघटन का जो सीन था वो कुछ कारण यही तो बना कि सबको सेंट्रलाइज था, तो एक टाइम पर आके लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उन्हें फुलफिल नहीं कर पा रहा था। चाइना में ऐसा क्यों नहीं होता है, चाइना में इसलिए नहीं होता है क्योंकि इन्होंने सही टाइम पर अपने आप को कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड से जोड़ा, लोगों को आने दिया, अपॉर्चुनिटीज़ आने दी। तो इसलिए क्या हुआ, एक चॉइस जैसा ऑप्शन हो गया कि उन्हें कैसे काम करना है। अगर आप बात करोगे स्टार्टिंग की, अगर हम बात करें कैसे इन्होंने काम स्टार्ट किया, तो इनके पास क्या था कि ये इकोनॉमी से, वर्ल्ड इकोनॉमी से इतना कनेक्टेड नहीं थे, इनके पास इतने रिजर्व भी नहीं थे, इतना पैसा नहीं था कि ये दुनिया से चीज़ें मंगा सकें, वर्ल्ड मार्केट से चीज़ें ला सकें, जितनी टेक्नोलॉजी वगैरह इन्हें चाहिए थी उतना नहीं था कि ये बाहर से चीज़ें खरीद सके। तो इन्होंने क्या कहा, अंदर ही अंदर सारी चीज़ें बनाई। ठीक है, सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट क्या कर लिया, जितना भी इम्पोर्ट इन्हें करना था, इम्पोर्ट की जगह इन्होंने क्या करा कि हम डोमेस्टिकली बनाएंगे। ठीक है,
टेक्नोलॉजी खरीदने के पैसे नहीं है ना हो, हम खुद जनरेट करेंगे। कोई रिसोर्सेज लाने के पैसे नहीं है, नहीं हो, हम उगा नहीं सकते, नहीं है, ठीक है। तो हम इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी लाएंगे और अपने खुद को इतना ग्रोथ करेंगे कि हम अपने अंदर ही सब कुछ बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, अपने आप को डेवलप किया। इन्होंने क्या करा, स्टेट ऑन हैवी इंडस्ट्रीज रही, यानी कि जो राज्य की पावर में होंगी, जो राज्य के अंडर होंगी, राज्य के हिसाब से काम करेंगी, ऐसी इन्होंने क्या बनाई, कुछ कंपनीज बनाई जो फिर राज्य के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जिसने क्या किया कि कैपिटल इकट्ठी करी, ठीक है। क्या करते थे ये लोग, पहले एग्रीकल्चर का तो लैंड इनके पास बहुत सारी थी, तो ये लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर से कमाया और उसका पैसा इंडस्ट्रीज़ में लगाया, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में लगा के उसे फिर आगे बढ़ाया, ठीक है। इस तरह से इनकी पूरी इकोनॉमी चलती थी कि एग्रीकल्चर से पैसा लो, टेक्नोलॉजी में लगाओ, इंडस्ट्रीज़ में लगाओ। इससे क्या होगा कि आगे स्टैब्लिशमेंट इनका और ज़्यादा हो सकेगा। इसके साथ क्या हुआ कि जो चाइना के रिसोर्सेज है वो स्टैब्लिश होने स्टार्ट हुए। चाइना ने एक ऐसे स्केल पे अपनी इकोनॉमी को पहुंचा दिया जो कि बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम करती है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सबको मिला, सोशल वेलफेयर की अवेयरनेस हुई, एश्योरेंस हुई कि सबके साथ सोशल वेलफेयर किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी काम कर रही थी, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आइडिया तो था ही, ठीक है। बेसिकली अगर हम काम देखेंगे ना चाइना के, तो कभी भी एक आइडियोलॉजिकल स्पेसिफिक नहीं होते कि अगर कम्युनिस्ट है तो कम्युनिस्ट ही रहेगा। जैसी सिचुएशन दिखती है, जैसा उसे फ़ायदा दिखता है उस हिसाब से काम करता है चाइना, ठीक है। यही इसकी मतलब उसके लिए फ़ायदेमंद बात है, ठीक है। कह सकते हो कि अपनी बातों से मुकर जाता है, लेकिन बात है कि जो इसके फ़ायदे में ये काम करता है चाइना, इसलिए आगे डेवलप्ड है, ठीक है। तो सिटीजन्स को सोशल वेलफेयर सब कुछ एश्योर किया जाता है, एजुकेशन है, बेटर हेल्थ पॉलिसी है। बाकी तो देखो हेल्थ की तो अब क्या ही कहा जा सकता है, कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा सीन खराब हो चुके हैं, ठीक है। बट हाँ, इनकी जो पर्सनल इन्होंने जितनी भी मेहनत करी है, फिर कह दो कि जितनी हेल्थ की फैसिलिटीज़ है बहुत सारी इनके पास अवेलेबल है। इसके अलावा इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है 5 to 6% की है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ रेट मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी 2 से 3% थी, यानी कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है 2 से 3%, और इनकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो भी 5 से 6% बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से जो पर कैपिटा फ़ायदा हो रहा था ये इनका कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो मेरे पास 50 रुपये हैं, ठीक है, अगर मुझे 50 रुपये सिर्फ 2 लोगों को देने हैं तो मैं सबको 25 दे दूँगी, मतलब दोनों को 25-25 दे दूँगी। लेकिन अगर मुझे यही 50 रुपये 5 लोगों में बांटने हैं तो सबके पास 10-10 आ पाएगा, ठीक है। तो एक इंसान की तो इंडिविजुअल की इनकम कम हो गई ना, ठीक है। तो यही सीन है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो बटेगा ज़्यादा, तो फिर ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा एक की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर बनता है इनके यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो इनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ है अब भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इनके लिए सफिशिएंट हो। तो अगर ये चाहे तो और ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत स्कोप है इनके पास आगे ग्रोथ करने का आराम से, इसीलिए शायद ये बढ़ पा रहे हैं। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इतना सफिशिएंट नहीं है। हमने अभी बात करी ना कि एग्रीकल्चर का यूज़ कर लेते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, लेकिन स्टिल इनकी एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इनका कि पूरी तरीके से ओवरकम कर ले, पूरी तरीके से फ़ायदा पहुँचा दें इंडस्ट्रीज़ को, थोड़ा बहुत मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा वही जो चैप्टर 2 में हमने यूएसएसआर वाले देखा था, यही चीज़ें हुई। और चाइना के अंदर भी क्या क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ साथ क्या हुआ है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया है जितना वो हो सकता था। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह में देखो तो बहुत कम, स्टार्टिंग में पर कैपिटल इनकम बहुत कम थी इनकी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या दिखेगा कि इनके यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें चाइना ने की जो लीडरशिप है वो ज़्यादातर सारे डिसीजन लेती है, 1970s तक लेती थी भी, ठीक है। इसके बाद जो था कि पॉलिटिकल इकोनॉमिकल आइसोलेशन इन्होंने ख़त्म करा, यानी कि पहले क्या था, इन्होंने अपने आप को रोक लिया एक जगह पर कि हम चाइना के अंडर ही काम करेंगे, यहीं प्रोड्यूस करेंगे और यहीं मार्केट में सेल करेंगे। तो क्या हुआ, आइसोलेशन कहते हैं इस चीज़ को। आइसोलेशन यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को एक जगह इकट्ठा कर लेना, अकेला कर लेना इज आइसोलेशन। तो इन्होंने पहले अपने आप को आइसोलेशन किया, ठीक है, लेकिन बाद में 1972 में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने रिलेशन बनाए और अपने आप को पब्लिक करना धीरे धीरे स्टार्ट करा, ठीक है। जो यहाँ के ज़हू एनलाई थे, उन्होंने प्रपोज किया 4 मॉडर्नाइजेशन का सिस्टम, ठीक है, 1973 में, जिसके तहत इन्होंने कहाँ किस फील्ड में काम किया, 4 मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में और मिलिट्री के फील्ड में, यानी कि इन सारे फील्ड में इन्होंने काम करना शुरू करा, ठीक है। इन्होंने 1978 के जो इनके लीडर थे दियांग जियापिंग, ठीक है, इन्होंने अनाउंस कर दी ओपन डोर पॉलिसी। देखो अब इनके में और यूएसएसआर में चेंजेस क्या थे। यूएसएसआर में जब चीज़ें बदली तो झटके से बदली, शॉक थेरेपी अपनाई गई, लेकिन इनके यहाँ पे शॉक थेरेपी नहीं थी। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी शुरू करी। पहले अपने आप को पब्लिक किया यूएसए के साथ लिंक बना के, ठीक है, फिर इन्होंने 4 स्टेप क्या किया, मॉडर्नाइजेशन किया। क्वेश्चन भी यही आता है चाइना ने किस तरह से खुद को डेवलप किया है। तो स्टार्टिंग में उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, खुद बनाए सब कुछ, धीरे धीरे फिर अपने आप को पब्लिक किया, ठीक है। पब्लिक करने के बाद में क्या किया, 4 स्टेप मॉडर्नाइजेशन किया। 4 स्टेप
स्टेप मॉडर्नाइजेशन के बाद इन्होंने क्या किया, आप नेक्स्ट ओपन डोर पॉलिसी लाओगे, यही आप हेडिंग डालोगे और इन्हीं के अंदर अपना कंटेंट लिखोगे, ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी आती है उसके बाद, और ओपन डोर पॉलिसी के बाद क्या आता है, धीरे धीरे जो इनकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है कैपिटल और टेक्नोलॉजी में, और बाहर से लोग आते हैं इनके यहाँ काम करने, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ शॉक थेरेपी नहीं अपनाई गई थी। 1982 में इन्होंने अपने आप को प्राइवेटाइज किया था एग्रीकल्चर को। पहले इनका एग्रीकल्चर भी प्राइवेटाइज नहीं था, पूरी जो लैंड थी वो पूरी सबकी होती थी, सब लोग मिलकर काम करते थे, एक साथ प्रोड्यूस करते थे और फिर एक साथ ज़रूरत के अनुसार सबको इनकम दे दी जाती थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने जब प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, अब देखो पब्लिक, और आप इकोनॉमी में भी पढ़ोगे कि क्यों पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है। पब्लिक में क्या होता है कि जब कहते हैं ना सरकारी नौकरी है, आराम की नौकरी है, तो इसमें क्या होता है कि लोगों को पता है भाई सैलरी तो इतनी मिलनी है ही, तो लोग काम ज़्यादा नहीं कर पाते इतना, ठीक है, पब्लिक में, क्योंकि उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि हमें मिलेगा, उतना ही मिलना है, फिक्स ही मिलना है, चाहे ज़्यादा करो चाहे कम करो। प्राइवेट में क्या सीन होता है, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा फायदा तुम्हें ही होने वाला है। तो जैसे प्राइवेटाइजेशन करा इन्होंने 1982 में, फ़ायदा मिला इन्हें। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1998 में प्राइवेटाइजेशन कर दिया इंडस्ट्री का भी। पहले एग्रीकल्चर का करा, सिर्फ खेती का, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ का। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप में आप पूरा मेंशन करोगे अगर 6 नंबर का अच्छा सा क्वेश्चन आता है। इसके बाद ये काम करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे मान लो कि एक पर्टिकुलर ए एरिया है और पर्टिकुलर बी एरिया है, ठीक है। बी एरिया में सब लोग पसंद करते हैं क्या, लैंड वगैरह खरीदना, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाना, क्योंकि आसपास नदियाँ भी हैं, सब कुछ है, ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ का तो डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। लेकिन ए एरिया में कोई आना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि मान लो नदी थोड़ी सी दूर है या फिर और कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन सरकार का तो काम है कि वो बी को भी डेवलप करे और ए को भी डेवलप करे। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ जगह पे जैसे ए एरिया को डेवलप करने के लिए सरकार इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देगी कि अगर तुम आओगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो क्या होगा, तुम्हें टैक्सेस कम लगेंगे, तुम्हें बिजली फ्री दे दी जाएगी, ठीक है, तुम्हें ट्रांसपोर्ट का फ्री मिल जाएगा। अब देखो अगर नदियाँ नहीं है और सरकार चाहती है कि यहाँ पे आके लोग फैक्ट्री लगाए, तो कोई इंडस्ट्री क्यों लगाएगी अपने आप को यहाँ पे अगर पानी नहीं मिलेगा उसे। तो क्या होगा, अगर सरकार ये कह दे कि भाई पानी हम तुम्हें फ्री में देंगे, बिजली हम तुम्हें फ्री में देंगे, अगर तुम इस एरिया में आके स्पेशली काम करोगे, तो फिर ए एरिया का भी डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसलिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो बनाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो चाइना का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है, ठीक है। स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर काम में। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो चाइना की जो इकोनॉमी है जो धीरे हो गई थी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट की वजह से, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से, अब फिर से रफ्तार पकड़ने लगी। इस कार्टून में देखो क्या है, जो चाइना का सिंबल है ना, एक तो ड्रैगन माना जाता है और उसकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और देखो ये क्या दिखाना है कि देखो दुनिया में कितनी तेज़ी से ये आगे बढ़ती हुई आ रही है, ठीक है। और इसे एक छोटा सा इंसान रोकना है और आपको टास्क दिया गया है कि छोटा सा इंसान कौन है, आपको पता लगाना है, ठीक है। तो आपका काम है, आप लगा सकते हो, पता इंटरेस्टिंग है। वैसे कोई मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला कार्टून आया हुआ नहीं है, लेकिन आपकी चॉइस है कि आप अगर खोजना चाहते हैं तो खोज सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके आगे बात करें, जैसे प्राइवेटाइजेशन होता है एग्रीकल्चर का, उसमें एक इनकम बढ़ती है, रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, हाई इनकम होती है, हाई इनकम की वजह से रूरल इंडस्ट्रीज़ भी धीरे धीरे डेवलप होती है, रूरल इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, वहाँ पर पूरा ग्रोथ होता है, ठीक है। चाइना की इकोनॉमी क्या है, फिर धीरे धीरे इंक्लूड कर लेती है इंडस्ट्रीज़ को भी और एग्रीकल्चर को भी, दोनों चीज़ों को एक साथ कर लेती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्रिएशन से क्या होता है, बहुत सारे फॉरेन ट्रेड होते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ उन्हें फ़ायदा दिखता है कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा और सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी, तो लोग आते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनका बढ़ जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जहाँ पे जो बाहर की कंपनियाँ आती हैं, पैसे लगाती हैं अपने कहीं जगह पे और फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करती हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन करती हैं। तो इससे उस देश को क्या फ़ायदा होता है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ की ग्रोथ होगी, ये सारी चीज़ होगी, ठीक है। तो इसलिए ये काम होते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, जो चाइना का जो सारे रिजर्व हैं वो सारे बढ़ते हैं, चाइना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है और अपने आप को ग्रोथ करता है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ फ़ोटो समझो। पहले क्या है कि माओ के पास एक लिटिल डायरी थी कम्युनिस्ट की, ठीक है, जिसके तहत वो सारा काम करता था। और अब क्या है, आगे दिखा रहे हैं कि ये इन्होंने उस कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी को सिर्फ एक टाई बना के टांग लिया है, काम कुछ और ही कर रहे हैं ये, यानी कि अब ये सिर्फ सिंबल की तरह रह चुका है, ठीक है। यही बात है कि ये जो चाइना है आइडियोलॉजिकल काम नहीं करता है, वो मौके के हिसाब से काम करता है। और यहाँ पे क्या है, चाइना देखो बाईसाइकिल का सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है बाईसाइकिल का, इसलिए इन्होंने चाइना को बाईसाइकिल से दिखाया है। और दोनों जो इनके टायर है उन्हें दो डिफरेंट चीज़ों से दिखाया है। एक तरफ तो वो कम्युनिज्म की बात करते हैं, कम्युनिज्म क्या बात करता है कि ज़्यादा कैपिटलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी, कि कोई ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन है, चीज़ें प्राइवेटाइज हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब कुछ सरकार के हाथ में होगा, सबकी जो सैलरी है वो बटेगी, ठीक है, इक्वली सबको मिलेगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, अमीर गरीब नहीं होगा। एक तरफ तो ये बात करता है चाइना, और दूसरा ही पहिया कहाँ है, क्या है, प्राइवेटाइजेशन ला रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला रहा है, ठीक है, चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रहा है, लोगों को बड़ा प्रोत्साहित कर रहा है कि वो आगे चीज़ें और बनाएं, पैसा और कमाएं। तो ये क्या, दो मुँह है, डुअल कैरेक्टर है चाइना का, ठीक है। ये
बाइसाइकिल यहाँ ये दिखा रही है, ठीक है। तो इसके अलावा देखो चाइना ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते करते अपना जो एक्सेस है वो कहाँ तक कर लिया, WTO तक कर लिया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2001 में जुड़े थे, ठीक है। इसके अलावा धीरे धीरे क्यों जुड़े ये 2001 में आके, इसलिए जुड़े क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे अपने इकोनॉमिक ऑर्डर से, ठीक है। पूरी दुनिया में अपनी बात रखना चाहते थे। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना नेशनल लेवल के, जो आप चैप्टर 6 में भी पढ़ोगे आके, ठीक है, ये बहुत अच्छा माध्यम होते हैं अपनी बात को रखने का, ठीक है। चाइना की जो इकोनॉमी इतनी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई है, ठीक है, उसका फ़ायदा हर किसी को नहीं हुआ। देखो ये तो हमेशा की बात होती है कि कोई ना कोई नुकसान का फैक्टर होता है। अगर आप कहीं पे बांध बनाओगे, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट आपने बनाया है कहीं पे, तो क्या होगा, कुछ लोग माइग्रेट करेंगे, वहाँ से जाएंगे, उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता है। तो हर किसी को तो बहुत कम केसेस में हर किसी को फ़ायदा होता है, तो इन्हें भी हर किसी को नहीं हुआ। कब हमें अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलती है, लगभग 100 मिलियन लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट है। फीमेल की एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बहुत ख़राब है, बद से बदतर है, इतनी कि जितनी 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप में हुआ करती थी। जब आप देखते हो ना इंग्लैंड वाला, जब आपने 9th 10th में पढ़ा था कि जो औरतें हैं वो मतलब मिल में तब गई जब वॉर हुई, उससे पहले वो जाती नहीं थी, ठीक है, उन्हें इतने पैसे मिलते ही नहीं थे जितने मेल्स को मिलते थे। ये सारी चीज़ें चाइना में अब भी हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा है, जो हमने देखा, इनइक्वालिटी है रूरल में और अर्बन में, यानी कि अर्बन के लोग ज़्यादा कमाते, रूरल के लोग कम कमा पाते हैं, तो इतनी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा क्या हुआ, इन्होंने क्या हुआ, अपने रीजन्स को ग्लोबली ओपन करा, ठीक है, इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए इन्होंने ऐसी चीज़ें करी। इन्होंने अपने आप को इंटरडिपेंडेंट बनाया, ठीक है। इसके अलावा अपनी चीज़ें क्रिएट करी खुद ही, उसके बाद अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स बनाए, ठीक है। अगर हम बाहर की बात करोगे तो जितने से कॉम्पिटिटर हैं, जैसे जापान है, USA, आसियान है, रशिया है, इन सब के कंपेरिजन में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये ग्रोथ करता है, ठीक है, और उन्हें कंसिडर भी करता है, उनकी कॉम्पिटिशन में भी कंसिडर होता है, यानी कि इकलौता इतना स्ट्रॉन्ग देश बन पाता है, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ और कंट्रीज़ के साथ इसकी दिक्कतें भी हैं, जैसे ताइवान का इशू है। ताइवान का इशू इस समय करंट में भी, अगर आप गूगल करोगे ना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ चाइना, तब आपको गूगल करके समझ में आएगा कि फ़िलहाल क्या है। तो क्या है कि ताइवान एक ऐसा एरिया था जो एक कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट एरिया था थोड़ा सा, चाइना ने इस पे आके कब्जा कर लिया और कहता है ताइवान मेरा है, ठीक है। तो यही सीन है कि जो ताइवान वाला एरिया है उसने उसे ले लिया है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। आसियान देशों को भी पहले इससे डर था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 1997 में जब उसने हेल्प करी आसियान देशों की, चाइना ने आसियान देशों की हेल्प करी, तो उन्हें थोड़ा डर कम हुआ कि ठीक है अब चाइना हमारे सपोर्ट में, इतना कोई हमें परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो लैटिन अमेरिका वगैरह में, लातिन अमेरिका में वो सब काम करता है। अफ्रीका के लोगों को इसने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट करे, यानी कि लातिन अमेरिका में जाके अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी है, अफ्रीका में जाके अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी है। अब अफ्रीका का है, लैटिन अमेरिका का है, लैटिन अमेरिका आपको मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हो गया। तो लैटिन अमेरिका वाला पोर्शन क्या है, पूरा साउथ अमेरिका, और लैटिन अमेरिका का थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट, ठीक है, ये पूरा लैटिन अमेरिका है। अफ्रीका की अगर आप बात करोगे तो जो यूरोप है आपका, यूरोप के नीचे आपको अफ्रीका देखने को मिलता है, ये आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। अब देखो इंडिया और चाइना के रिलेशन, यूपीएससी के हिसाब से इस साल का समझ लो, या कह लो कि वैसे भी अब फेवरेट क्वेश्चन बनने वाला है जब तक कि कॉन्फ्लिक्ट से सॉल्व नहीं होता, ठीक है। और वैसे अगर आप देखो कि बोर्ड वाले देंगे, यानी 12th बोर्ड में, तो उनकी मर्जी है। वैसे अगर आप फ्रीक्वेंसी देखो कि किस हिसाब से आता है, तो आसियान वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, चाइना का इतना नहीं आता, बट आ सकता है इस बार। तो सीन है कि इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा है, और आपको पता है अभी तो प्रॉब्लम चल ही रही है। तो इन्होंने हमेशा इंट्रोडक्शन की शुरुआत ये थोड़ा इतिहास बता के करते हैं कि हमारी हिस्ट्री कैसी रही है। तो अगर आप इंडिया और चाइना की बात करोगे, ठीक है, इंडिया और चाइना ऐसा लगभग कुछ चाइना ऐसे फैला हुआ है और इंडिया आपको यहाँ पे देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो इंडिया और चाइना की जब हम बात करते हैं ना, तो इंडिया और चाइना का जो हिस्ट्री है वो देखोगे तो इनके ऊपर अलग अलग डायनेस्टीज़ ने शासन करा है, ठीक है। जैसे अगर आप चाइना की बात करोगे तो यहाँ पर मंगोलिया आए हैं, कोरियंस आए हैं, इंडो चाइना लोग आए हैं, तिब्बत के लोगों ने अथॉरिटी एक्सेप्ट करी है चाइना की, ये सारे काम हुए हैं, ठीक है। और इंडिया में भी बहुत सारी डायनेस्टीज़ आई हैं, उन्होंने अपने आप को एक्सटेंड किया है, अलग अलग बॉर्डर्स तक वो जाते हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली सबको इन्फ्लुएंस करा है। इनका जो पूरा कल्चर है, मल्टी कल्चर है, इंडिया का भी चाइना का भी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे इंडिया से बौद्ध धर्म गया है चाइना में, ठीक है, और चाइना की काफ़ी सारी चीज़ें हम इंडिया में मानते हैं, ठीक है। बहुत सारा फूड कल्चर आता है आपका, चाइनीज़, बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन क्या होता है कि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर इशूज़ हैं, स्टार्टिंग में कोई इतने नहीं फैले थे, ठीक है, स्टार्टिंग में कोई हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था इनके साथ। तो इंडिया और चाइना के जो कल्चर्स थे ज़्यादातर इंडिपेंडेंट रहे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत न्यू थे, दोनों एक दूसरे को इतना खास कोई जानते नहीं थे, ठीक है। तो इतने फैमिलियर भी नहीं थे एक दूसरे से, ठीक है, और इतने कोई मतलब दुश्मनी भी नहीं थी कोई हमारी। लेकिन बाद में जब हम देखते हैं कि हमारा इंपेरियलिज्म होता है, यानी कि हमें कॉलोनियलाइज कर दिया जाता है, उपनिवेश बना दिया जाता है, उसके बाद इंडिया ब्रिटेन से अपनी आज़ादी एक्सेप्ट करता है। उसके बाद ये सोचा जाता है कि कहीं ना कहीं अगर हमें फॉरेन पावर को अपने मतलब विदेशों के साथ रिलेशन बनाना है, तो हमें चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाने होंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे जो रिलेशन थे वो अच्छे बने भी थे जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। जब आप इंडियन पॉलिटिक्स देखोगे
देखोगे ना कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स, तब आप देखोगे कि चाइना के साथ हमारा जवाहरलाल नेहरू का एक साइन हुआ था। उसके बाद 1962 का वॉर भी होता है जब चाइना हमारे साथ दगा कर देता है। लेकिन हाँ, पहले क्या था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि एक तरह से हमारी बहुत सारी मतलब एक तरह से पंचशील साइन हुए थे, ठीक है। 5 क्लेम्स पे साइन हुए थे कि हम लोग तुम्हारी सोवर्निटी बना के रखेंगे, हम किसी के ऊपर युद्ध नहीं करेंगे, ऐसे करके 5 प्रिंसिपल्स पे साइन करे गए थे, लेकिन वो तोड़ दिए गए चाइना के द्वारा 1962 में, ठीक है। तो वहाँ से हमारी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती है। देखो आप यहाँ पे आपका ये रहा मैप, ठीक है। आपके सामने लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पूरा सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे आपका अक्साई चीन वाला इलाका आता है। वैसे आप देखोगे ऑफिशियल मैप में, इंटरनेशनल मैप में, तो हमारी बाउंड्रीज ऐसे बना दी जाती है, क्योंकि अक्साई चीन वाला एरिया चाइना ने ले लिया था हमसे 1962 में, क्योंकि हम वॉर हार गए थे, ठीक है। तिब्बत वाला एरिया आपको पता है यहाँ पे है थोड़ा सा, ठीक। और इसके अलावा देखोगे अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले क्या किया, चाइना और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन थे, हमने साइन करे जवाहरलाल नेहरू के साथ, लेकिन चाइना ने क्या किया, तिब्बत वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। बोलने को तो इंडिया को तब भी बोल देना चाहिए था कि भाई तुम तिब्बत का एरिया क्यों ऑक्यूपाई कर रहे हो, छोटा सा देश है तो तानाशाही दिखाओगे, बट इंडिया नहीं बोलता है क्योंकि उसने साइन करे थे कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब खुद ही तिब्बत के दलाई लामा ने आके हमसे सपोर्ट मांगा कि भाई मुझे हेल्प करवा दो, तो इंडिया तब तो हेल्प करने से मना नहीं कर सकता था, तो इंडिया ने यहाँ के दलाई लामा की हेल्प करी तिब्बत के। इस गुस्से में चाइना ने क्या किया, हमारे से वॉर कर दी यहाँ पे अक्साई चीन वाले इलाके में और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में। और अब भी हमें पता है कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है लद्दाख वाले इलाके में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहते हैं, ठीक है। देखो 1962 की वॉर के बाद हमारे जो रिलेशन थे वो एकदम से सुधरे नहीं, काफ़ी टाइम लग गया 1976 तक, ये थोड़े डाउनग्रेड ही रहे, कम ही रहे। उसके बाद हमारी बातें धीरे धीरे होनी शुरू हुई, थोड़ी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ हमारे 1970s के लास्ट में आके, ठीक है। चाइना की पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया कि आइडियोलॉजिकल कम है, प्रैग्मेटिक ज़्यादा है, इनकी काम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर देते हैं ये, ठीक है। तो इस वजह से हमारे काफ़ी सारे इशू इनके साथ हो जाते हैं। वैसे तो हमारी लगातार बात हो ही रही है 1981 तक, ठीक है। किससे, बॉर्डर से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं, भले वो अक्साई चीन वाला हो जो मैंने आपको लद्दाख में दिखाया, वही भले ही अरुणाचल प्रदेश वाला हो। और अरुणाचल प्रदेश वाली रिसेंट क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग मेरे चाइना में खुले में आके घूम सकते हैं। खुले में आके घूमने का मतलब है कि बिना वीज़ा पासपोर्ट के वो आ सकते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का ही हिस्सा है, तो अरुणाचल प्रदेश वासी तो चाइनीज़ ही हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के वासियों को ललचाने के लिए चाइना ने ऐसा किया है, रिसेंट अभी का ये अपडेट है, ठीक है। तो अगर हम इसके आगे देखें तो क्या चीज़ें और चल रही हैं, तो इंडिया और चाइना के रिलेशन है वो दिक्कत में है ही, ठीक है। इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा हमारे स्ट्रॉन्ग हुए हैं वैसे तो, ठीक है। हमारी इकोनॉमी तो हमें पता ही है कि ग्लोबल इकोनॉमी है हमारी, तो हमारे साथ रिलेशन तो है ही उसके, ठीक। क्योंकि अगर आप एशियन इकोनॉमी की भी बात करोगे तो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है इंडिया और चाइना, और हमारे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा चलते ही रहते हैं, ठीक है। राजीव गांधी ने जब विजिट किया था 1998 दिसंबर में चाइना जब गए थे, तब इंडिया चाइना के रिलेशन थोड़े से इंप्रूव होने शुरू हुए थे। इसके बाद हम दोनों ने यानी कि इंडिया और चाइना ने कहीं ना कहीं बात करनी शुरू करी शांति को स्थापित करने के लिए। कल्चरल एक्सचेंज हुए, कॉपरेशन बनी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम होगा, ये सारी चीज़ होंगी, ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है। इंडिया और चाइना का अगर हम रिलेशन की बात करें तो इसका जो ग्रोइंग रेट है लगभग 30% से है, 30% था 1999 में, ठीक है। इतना चल रहा है। तो देखो पहले कितना था, पहले सिर्फ इतना था कि लगभग 1992 में 338 मिलियन का हमारा पूरे डॉलर में हमारा एक्सचेंज चलता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हमारा बायलैटरल ट्रेड पहुंच चुका है 84 बिलियन का पहुंचने का। देखो मिलियन और बिलियन, ठीक है, कई गुना अंतर आ चुका है 2017 की अगर हम बात करें तो, ठीक है। लेकिन अब देखो आपको पता है कि फिर से दिक्कतें आ रही हैं, बैन हो गई हैं काफ़ी सारे ऐप वगैरह, ये सारी चीज़ें, और आत्मनिर्भर भारत की हम लोग बात करते हैं, ये सारी चीज़ें। इंडिया और चाइना ने कहाँ कहाँ और अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करा है। देखो अगर हम वो एक साथ रहेंगे ना तो वो बिडिंग कर पाएंगे। बिडिंग यानी कि बोली जो लगती है एक तरह से, जो प्राइस राइज होता है, प्राइस कब राइज होता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की। तो एनर्जी की जो डील्स हैं, एनर्जी की जो डिमांड्स हैं वो राइज ना हो पाए, तो इसलिए इन दोनों ने एक तरह से एक साथ साइन करे थे कि हम दोनों सेम रेट पे रहेंगे, कोई ज़्यादा वो बोली कम ज़्यादा नहीं करेगा जिससे प्राइस ना बढ़े। तो ये सारी चीज़ें सिमिलर पॉलिसीज़ वगैरह बनाई WTO के साथ मिलकर, जिससे कि सारा इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से इनका चलता रहे, ठीक है। वैसे तो इंडिया ने जब अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, तब उसने कहा था कि हमें चाइना से खतरा है कहीं ना कहीं, तो इसलिए हम अपना क्या कर रहे हैं कि अपने जो न्यूक्लियर स्टेशन हैं, जो हमारे न्यूक्लियर टेस्ट है वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इंडिया और चाइना के बीच में इतना कोई ये नहीं था कि हमारी बातचीत खत्म हो गई हो, हमने चाइना पे इल्ज़ाम लगा दिया था, यानी कि चाइना को अपना कारण बताया, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, चाइना भी हमारे साथ मतलब वैसे दगा करता रहता है, जैसे पाकिस्तान का सपोर्ट करा उसने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में, ठीक है। पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर देने में, न्यूक्लियर शक्ति देने में किसका रोल है, चाइना का रोल है। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भी जो इंडिया का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत इसी वजह से देखने को मिलता है कि चाइना उन्हें इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है। अब भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है
रही है हमारी नेपाल के साथ, नेपाल के एरियाज़ के साथ, ठीक है। तो क्योंकि चाइना के इन्फ्लुएंस में वो लोग कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि चाइना एक बड़ी कंट्री है तो अपना फ़ायदा उठाता है उससे, ठीक है, पूरा मज़े लेता है, मतलब एक तरह से अपनी सारी चीज़ें इंजॉय करता है। इसके अलावा हमारे जो जितने भी बाउंड्री क्वेश्चन हैं उसके बाउंड्री क्वेश्चन पे हमारी जो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है वो थोड़ा सही चल रहा है कि हम कोऑपरेट करके चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता है कि बीजिंग और न्यू दिल्ली का बीच में क्या हुआ था, बातचीत भी हुई थी, हमें पता से निकल गया, ठीक है। मोदी जी और तो वो जो चाइना के लीडर हैं वो तिरुवनंतपुरम में मिले थे केरला में, और हमारे मोदी जी भी गए थे चाइना में, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इतने सारे इनफॉर्मल मीटिंग और मीटिंग्स के बाद भी क्या होता है, अब रिजल्ट आपके सामने कि कितना ज़्यादा गलत हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ के जो रिलेशंस हैं वो बिगड़ चुके हैं, ठीक है। हमारे जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, जो हमारे इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं, ये सारी जो चीज़ें इसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉजिटिव साउंड करते हैं हमारे रिलेशनशिप। लेकिन मैं बार बार क्यों इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, बार बार मैं सेम चीज़ क्यों बोल रही हूँ कि करंट में इतना ये हो चुका है, क्योंकि देखो ये डाटा है लिखा हुआ, बुक का छपा हुआ कि अब तक के रिलेशन क्या है, और जो हमारे रिलेशन बिगड़े हैं चाइना के साथ वो आप बिगड़ने शुरू हुए हैं। तो आपको अभी का भी आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप पेपर में कुछ भी नोट करते हो, बुक का भी नोट करते हो, तो कहीं ना कहीं नीचे नोट में ज़रूर मेंशन करके आना कि करंट की सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया 3 इकोनॉमिक पावर है आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कुछ 2 पावर और हैं, जापान और साउथ कोरिया, जो अपने आप को और बढ़ा रही हैं धीरे धीरे। देखो वो बात करें कि जापान की कुछ कंपनी है जो आपने बहुत सुना होगा, पैनासोनिक है, कैनन है, सुजुकी है, होंडा है, टोयोटो है, मज़दा है, सोनी है। तो ये सब क्या है, बहुत ही फेमस कंपनी है जापान की, जिन्होंने अपने आप जो ये दिखाती है कि कितना हाईटेक हो चुका है जापान, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनके पास ना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए वो थे, यानी कि स्टार्टिंग में क्या था कि वो इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो कुछ है ही नहीं। जापान को अगर आप मैप में देखोगे तो जापान एक आइलैंड है जिसमें कि ज़्यादा चीज़ें नहीं उगा सकते हैं, ना कोई खान वगैरह है ज़्यादा, बल्कि सुनामी वगैरह और आ जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इनकी चीज़ें। लेकिन फिर भी कितना ज़्यादा ताकतवर देश इसने अपने आप को बना लिया है कि ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी इतने स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाले यही कंट्री थी। इन्होंने अपने आप को 1964 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट से जोड़ा है। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बल्कि एक तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है भी नहीं, बट जस्ट आपको समझाने के लिए कि हाँ और भी शक्तियाँ इमर्ज हो रही हैं। इसकी इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी रही है दुनिया की, और है भी G7 में इकलौता मेंबर है एशिया का, ठीक है। G7 सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ का एक ग्रुप समझ सकते हो, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, पॉपुलस नेशन में अगर आप बात करें, छोटा सा आइलैंड वाला देश है और 11वीं नंबर पे है पॉपुलेशन इसकी, ठीक है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी है यहाँ की। ये एक इकलौता नेशन है जिसने न्यूक्लियर बम्बार्डिंग फेस करी थी वॉर के टाइम पे, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ये बजट में, सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करता है यूएन के बजट में, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी अलायंस में 1951 के बाद, ठीक है, जापान जो है सिक्योरिटी अलायंस में बहुत ज़्यादा देता है यूएसए को, मतलब यूएन की सारे नेशंस को, ठीक है। जिससे क्या हो कि जितना जो ज़्यादा फंड करता है उसकी ज़्यादा वो होती है, यानी कि ज़्यादा उसे इंपॉर्टेंस दी जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं क्या करता है, बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है। अगर आप बात करोगे तो ये अपनी आर्मी में सिर्फ 1% देता है, सिर्फ 1%, ठीक है। अपनी जीडीपी का सिर्फ 1% अपनी आर्मी को देता है, लेकिन फिर भी 7th लार्जेस्ट आर्मी है इसकी जापान की पूरी दुनिया में, ठीक है। और आपको पता ही है जो रोबोट है ये तो है ही आपका सबसे एडवांस रोबोट है अभी तक के टाइम का, असीमो, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि जापान कितना एक्टिव हो चुका है सारी चीज़ों में, और ये आगे भी कितना कुछ कर सकता है। हम साउथ कोरिया की बात करिए, साउथ कोरिया एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, इसे भी अभी हम मैप में देखेंगे। तो साउथ कोरिया की रिपब्लिक को आपको पता ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है, ये पूरा बट गया था, ठीक है। आधा साउथ कोरिया बन चुका, आधा नॉर्थ कोरिया बन चुका था ऊपर वाला, और आधा साउथ कोरिया बन चुका था। उसके बाद साउथ कोरिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, मेंबर बना यूनाइटेड नेशंस का 17 सितंबर 1991 में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी रिवर के आसपास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करा, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, HDI की रैंकिंग में 18th नंबर पे है, तो सोचो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। सक्सेसफुल इनके रिफॉर्म्स रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रहा है, रूरल डेवलपमेंट को इन्होंने बढ़ाया है, काफ़ी ज़्यादा इक्विटेबल इकोनॉमी है, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि सबके साथ मैक्सिमम इक्वालिटी के साथ इन्होंने ग्रोथ करी है। इसके अलावा हम जानते हैं कुछ बहुत ही अच्छी कंपनीज़ को साउथ कोरिया की, जैसे सैमसंग है, LG है, Hyundai है, बहुत ही पॉपुलर है तीनों कंपनीज़। तो कहीं ना कहीं ये देश की किसे दिखाती है, पावर को दिखाती है। तो इस तरह से क्या है कि जापान और साउथ कोरिया भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए एक बार एक्सरसाइज से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जापान और साउथ कोरिया है कहाँ, हमने इतना पढ़ लिया। तो ग्रीन वाला है, ग्रीन कलर, ये आपका जापान है, जो बिल्कुल ईस्ट साइड में पड़ता है पूरी दुनिया के, ठीक है। यहीं पे सबसे पहले सूर्य उदय होता है, क्योंकि ईस्ट में, और हमें पता है कि ईस्ट से सूरज
उगता है, ठीक है। और आपका साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन पूरा कोरिया ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये आपका ऑरेंज और ग्रीन वाला पोर्शन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और जापान वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज को, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज की बात करोगे तो कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ सन आपको बताने हैं। मैं आपको सीरीज बता देती हूँ BCDA, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले आपका क्या बनता है, यूरोप का इकोनॉमिकल जोन बनता है, ठीक है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट होता है यूरोपियन यूनियन का। उसके बाद जो आपका ARF है, जो एशियन रीजनल आपका फोरम है, वो तैयार होता है। उसके बाद जो चाइना है वो WTO से सबसे लास्ट में जुड़ता है, ये तो आपको पता ही है। आसियान वे क्या है, आसियान वे यही है कि भाई इनफॉर्मल बात करेंगे, कोऑपरेशन के साथ बात करेंगे, कोई फॉर्मल प्रेशर किसी के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। फिर ओपन डोर पॉलिसी किसने बनाई, भाई अपना ही चाइना ने अपना ही, आप सभी को पता है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हमारा कहाँ कहाँ है, अक्साई चीन में और अरुणाचल प्रदेश में। ARF का स्टैब्लिशमेंट कहाँ हुआ था, अब आपको देखना है सन, वो आप देखोगे चैप्टर में जाके खुद, क्योंकि जितना आप जाके खोजोगे सन तभी याद हो सकता है। अभी मैंने अगर बता दिया तो आपको सन याद नहीं हो सकते, ठीक है। अब वो बता रहा है कि 1972 में जो चाइना की एंट्री हुई थी बायलैटरल रिलेशन में, किसके साथ हुई थी, USA के साथ, आपको पता ही होगा, ठीक है। मेजर कंट्री है तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। कौन से प्लान के तहत USA ने हेल्प करी थी, किसकी, यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, जो आपने EEC ऊपर अभी मेंशन किया था कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, तो किसने, मार्शल प्लान था, आपको पता ही है, ठीक है। एशिया का कौन सा वो डील करता है किसके साथ, आसियान कंट्री का डील करता है सिक्योरिटी के साथ, तो आपको पता है आसियान रीजनल फोरम ऐसे करके है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव यही होते हैं कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे तो वो वर्ल्ड लेवल पे अपनी जो बात है वो ज़्यादा कह पाएंगे, ठीक है। जैसे आसियान कंट्रीज़ हैं, वो 10 छोटी छोटी कंट्रीज़ का ग्रुप है। अगर वो 10 कंट्रीज़ एक साथ ना जुड़ती तो इतनी छोटी छोटी कंट्रीज़ की कौन बात मान रहा है, ठीक है। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, ठीक है, कल्चरल इन्फ्लुएंस के लिए, अपनी बात आगे रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन के लिए, यानी कि ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तभी वो एक दूसरे के साथ एक साथ काम कर सकते हैं जब उन्हें लगता हो कि हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है, हम कनेक्ट अच्छे से कर सकते हैं। कोई एक दूसरे पर डोमिनेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, बाकियों के पास कम है। तो सबकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से तभी चल पाएंगी, सबकी जब व्यूज़ रखे जाएंगे, सबकी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी सेम होगी, इस तरह से लगभग। आसियान विजन 2020 के कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि वो क्या चाहते हैं, तो वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, अपने आप को हर तरह से डिग्निफाई करना चाहते हैं पूरा। देखो, इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादातर आसियान से रिलेटेड है, इसलिए मैंने कहा था कि आसियान इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पिलर और ऑब्जेक्टिव है आसियान कम्युनिटी के, तो हमने 3 पिलर देखे थे, किस किस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, सोशल और कल्चर में, आर्मी में, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इकोनॉमी में। तो वही आपको तीनों नाम देने हैं जो आपके आसियान के चैप्टर में है कि इन्होंने बाद में 3 ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करी थी, ठीक है। इसके बाद वो बात कर रहा है कि जो चाइनीज़ इकोनॉमी है बाद में, जो मतलब जो अब की चाइनीज़ इकोनॉमी है वो और जो पहले कमांड इकोनॉमी थी उनमें क्या डिफरेंस है। तो जो कमांड इकोनॉमी में क्या था, स्टैग्नेंट हो गई थी पूरी ग्रोथ, सारी चीज़ें स्टेट के हाथ में थी, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं था, चीज़ें डोमेस्टिकली ही बंधी हुई थी। लेकिन आज की इकोनॉमी में देखोगे तो चाइना में क्या है, चाइना में स्टैग्नेशन बिल्कुल भी नहीं है, वो आगे बढ़े जा रहे हैं, प्रोडक्शन करे जा रहा है, ठीक है। सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, इंडस्ट्रीज़ का भी और एग्रीकल्चर का भी, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब डेवलप हो रही हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर आप बात करोगे तो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी प्रॉब्लम कैसे क्लियर होती है, तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बताना है कि मार्शल प्लान के तहत USA उन्हें हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, नाटो के मेंबरशिप बनती है, उसके बाद कैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जो तीनों चारों नाम है ना, ठीक है। सन आप याद करो मत करो, उनके आप नाम याद कर सकते हो। वैसे ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हुआ इतना, तो इतना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ठीक है, कर लेना चाहिए। यूरोपियन यूनियन को हाईली इन्फ्लुएंशियल क्या चीज़ें बनाती है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट मेक्स द यूरोपियन यूनियन अ हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बताओगे यूरोपियन यूनियन की पावर कैसे कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बताओगे मिलिट्री में कैसे वो मतलब शक्तिशाली है, जो आपने पूरा पढ़ा है, पूरा मिलिट्री का हेडिंग डालोगे, फिर आप डालोगे पूरा डिप्लोमेटिकली कैसे स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये पूरा आप बताओगे, ठीक है। तीनों चारों हेडिंग डाल के आप अच्छे से काम करोगे। इसके अलावा क्या है कि जो इकोनॉमी है जो चाइना और इंडिया की मर्ज करती है, उनके अंदर ग्रेट पोटेंशियल है कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, यानी कि जो USA है उसे क्या कर सके, टक्कर दे सके। तो आप अपने आर्ग्यूमेंट बताओगे कि क्या इतनी सही है या नहीं है, आपके अपने आर्ग्यूमेंट बताने हैं कि आपको क्या लगता है कि चाइना और इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो यूनिपोलर
बाइपोलर वर्ल्ड यानी कि यूएसए को टक्कर दे सकता है। इसके बाद है पीस और प्रॉस्पेरिटी की। अगर हम बात करें कंट्रीज़ की, तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ होती है रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, कि द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्रीज ले इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, कि उनके जो आसपास की ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने अच्छे से स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिशमेंट करती है अपने व्यूज़ का, कैसे उसकी इंटरनेशनल लेवल पे उसकी कितना स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से पूरी जो शांति और समृद्धि है वो मैटर करती है या नहीं करती है, आपको अपने व्यूज़ देने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जितने भी हमारे चाइना और इंडिया के इशू है आपको आइडेंटिफाई करने हैं, इनकी पूरा करंट अफेयर्स रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन ठोक दिया है अच्छे से, कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है और कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत सारे हैं, सॉल्व करने का सॉल्यूशन ज़्यादातर यही होता है कि बायलैटरल अगर आप बात करोगे, ठीक है, समझोगे एक दूसरे को, तभी ये काम हो सकते हैं। थोड़े से मतलब कॉम्प्रोमाइज़ दोनों को करना पड़ेगा, किसी एक के कॉम्प्रोमाइज़ करने से कुछ नहीं होगा। इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।